जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ही परिवार में। और दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक शर्मा और आपका फिजिक्स टीचर, आपका बड़ा भाई। स्टूडेंट, इट इज़ योर फाइनल वॉर। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमने आप लोगों के लिए फिजिक्स के नए प्रैक्टिसेज स्टार्ट किए हैं। तो स्टूडेंट, आज ओपन मैं सभी से ये कह रहा हूं कि अगर आप यहां पर मेरे द्वारा बनाए गए अगर इस प्रैक्टिस सेट में अगर आपका स्कोर 12 प्लस है, यस कैंडिडेट, आई एम सेइंग इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 12 इन दिस प्रैक्टिस सेट, then your score will be above than 20 in that particular exam which will be held on the 18th of the Jan update. Okay, so student, अगर आपका स्कोर 12 प्लस है तो समझ लेना कि वहां पर आपका मेन एग्जाम में आपका स्कोर 20 प्लस होगा। सो स्टूडेंट, कैसे आपको इस जो मतलब एक प्रकार का जो मॉक टेस्ट इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जैसे आपके सामने कोई भी मानो कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, फिर अपने हिसाब से अपना आंसर निकालो। उसके बाद अपना जो वीडियो इसको स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना फिजिक्स का स्कोर काउंट करना है। और जो भी आपका स्कोर प्लीज कमेंट अवश्य करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ से हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज के, तो आपको अपना जो ग्रुप टेलीग्राम है उसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया, उसको जाकर मतलब कि क्लिक कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ओके, और स्टूडेंट, अब भाइयों आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको करना रिवीजन। एंड अबाउ इसके द्वारा आप मतलब कि ओनली यू हैव टू जस्ट डू द रिवीजन विच यू हैव स्टडी। ओके, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर कोई स्टूडेंट अगर फिजिक्स के अंदर वीक है तो भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम लगभग आपके लिए 10 से 12 प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि भाइयों ये लगभग ये स्टूडेंट लगभग अपने 300 प्लस अपने जो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो भाइयों आप अगर इन 300 प्लस क्वेश्चन को एज इट इज अगर इनके आंसर भी अगर याद कर लोगे ना तो इसमें से कम 10 क्वेश्चन आपको वहां पर सेम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाइयों अगर कुछ नहीं आता तो भाई एटलीस्ट इनके आंसर तो याद कर लेना अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। दूसरी बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप लोगों को ऑनलाइन फेस 2 की तैयारी के बारे में पढ़ाते हैं। तो जैसे आपका एग्जाम निकले बाद भाई हमसे कांटेक्ट अवश्य करना। आपकी फुल फेस 2 की जिम्मेदारी हमारी होगी, ना कोई फीस होगी ना कुछ, आपको बहुत नॉमिनल फीस के अंदर ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ऐसी नहीं कि भाई को 1000-1500 रुपये होगी, नॉर्मल फीस होगी। तो एक बार कांटेक्ट अवश्य करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। In this question, you have to just find out the unit vector. So, what is the definition of the unit vector? Its definition in that particular vector, we have to just divide it by its magnitude. Okay. So the vector is 5 I cap माइनस का 12 जे कैप। सो अगर मेरे को इसका इक्का सदिश निकालना, बस कुछ निकालना, मेरे को इसके मैग्नीट्यूड से इसका भाग दे देना, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 13। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगर कुछ नहीं आता मेरे भाई तो आपको अगर देखो अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने अगर एग्जाम में आता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, आप देखना अपनी स्मार्ट अप्रोच। बस मेरे को पता है कि भाई नीचे डिवाइड में 13 आएगा। अब कौन से डिवाइड में वो 13, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी में अपने डिवाइड में वो 13 है। अब देखो क्या कभी 5 है वो इस 13 से कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। भाई ये कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर कि मुक्त आकाश में एप्सिलॉन नोड की क्या इकाई होती है। यानी हमसे ये पूछा गया कि जो हमारा एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले में के बराबर 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नोड होता है ना, उसके अंदर जो एप्सिलॉन जो ये नोड होता है इसकी वास्तव में इसकी क्या विमा होती है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि सर इसकी विमा है वो के की उल्टी होगी। सर के की विमा हम कैसे निकालेंगे। के की जो होती विमा होती है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यानी कि जो के की जो है विमा वो सर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा। यानी कि ये है हमारी के की विमा। बट हमें एक्चुअली हमें के की विमा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एप्सिलॉन नोड की विमा। तो उसकी विमा इसकी जैसे उल्टी हो जाएगी तो एप्सिलॉन जो ये नोड है मतलब ये बराबर हो जाएगा अपना क्या सर ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर आपका कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी का अगर कुल दूरी s है तो इसके एक तिहाई और देखो इसका एक तो अपना है, देखो मतलब जो इसको समझो, इसकी जो कुल दूरी है वो अपने पास s है, इसकी एक तिहाई मतलब s/3 और जो ये s/3 और जो ये s/3 है ये अपने पास है v चार्ज से और ये है 2v चार्ज से और ये अपने पास है 3v चार्ज से। तो आपसे ये पूछा गया कि इसकी औसत चार्ज क्या होगी। तो औसत चार्ज के लिए हमने केवल एक ही फॉर्मूला लोगों को बताया कि जो वो फॉर्मूला है वो अपने आप में एक रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने
हमने ये बताया था कि उसके लिए कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ठीक है, आप कुछ सब कुछ भूल जाओ कि सर एस बराबर होता है अपने पास 2 जो ये V1 V2 बटा सबको भूल जाओ। हमारा जो एक फॉर्मूला है उसको ही आपको याद रखना कि कुल दूरी बटा कुल समय। इसके अंदर कुल दूरी कितनी है सर? इसके अंदर कुल दूरी एस है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कुल समय इसने कितने भागों में जो ये दूरी है इसको वो तय किया, इसने जो ये 3 भाग है इसमें इसने जो दूरी को तय किया। पहला भाग एस बटा 3 और जो दूसरा वो भी एस बटा 3 और जो तीसरा वो अपने पास है एस बटा 3। तो एस बटा 3 जो दूरी इसको चलने में लिया गया समय कितना है सर? एस बटा 3। और जो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यस, दूरी बटा चाल। ठीक है, ओके। तो एस बटा 3 बटा वी इंटू एस बटा 3 बटा 2v इंटू एस बटा 3 इंटू जो ये होगा 3v। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखो अब देखो ये हो गया, देखो एस कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो ऊपर हो गया 1 और नीचे देखो 3, ये इधर है 3, इधर है 6, इधर है 9। 9 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है सर? 9 3 6 का एलसीएम होता है 18, यानी ये होगा सर 1/18। अब देखो 1 बटा नहीं, देखो इधर 18। अब 18 होता सर इधर ये होगा 6, इधर ये होगा अपने पास कितना सर? ये होगा अपने पास 2 और ये होगा अपने पास 1। ठीक है, ओके। देखो 6 3 18 और इस सर ये होगा अपने पास 6 नहीं सर 9, इधर 9 आएगा। 9 नहीं रे, 6 3 18, हाँ इधर होगा 3 और इधर होगा अपने पास 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो और देखो ये 18 ऊपर जाएगा तो 18 बटा 11 आपका आंसर आएगा। 18 बटा 11 इंटू वी, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सही, कुछ नहीं है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में आपको केवल इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन चालू होती है उसका केवल एक ही फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। जो दूरी है वो कितने सर? जो दूरी होने बाद एस है, बट इसने जो दूरी एस तय की इसने जो एस दूरी है 3 भागों में तय की। पहला भाग एस बटा 3, जो वो सेकंड हाफ है वो भी अपने पास एस बटा 3 और जो अपने पास अगला हाफ है वो सर वो अपने पास एस बटा 3 है। इसने इसको वी चाल से ये होगा 2v और ये होगा अपने पास होगा 3v। तो हमने कुल समय निकाले और जो उसको कुल समय को हमने कुल दूरी से मतलब कि भाग कर दिया तो अपना आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि वर्तीय पथ पर गतिशील वस्तु को बिना फिसले गति कराने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? यानी कि जो आपने स्टूडेंट जो ये वर्ड यहाँ पर लिखा है बिना फिसले, इससे आपका क्या मतलब? इससे ये मतलब है कि जो इसका अभिकेंद्रीय बल होता है ना, अभिकेंद्रीय बल का मान जो उस पर लगने वाला जो अपने पास घर्षण बल है उससे अधिक होना चाहिए। यानी कि जो अभिकेंद्रीय बल है इसका मान, अभिकेंद्रीय बल कितना सर? अभिकेंद्रीय बल होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी जो ये वैल्यू है सर ये बड़ी होनी चाहिए या फिर ये बराबर होनी चाहिए म्यू एम जी से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि थीटा कोण से चिकने समतल पर एक कोई पिंड रखा है। ठीक है, इस पर फिसल सकता है। ठीक है, ओके। तो यह जो मतलब जो ये तल है ये उसमें एक लिफ्ट में रखा है। ओके, और जो लिफ्ट है वो ए मंदन से नीचे की तरफ आ रही है। मेन बात है मेरे भाई कि वो ए मंदन से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो उसका गुरुत्वीय त्वरण या फिर उसका जो त्वरण है वो क्या होगा? तो मेरे भाई याद रखना, अगर वो ए त्वरण से अगर वो नीचे की तरफ आती है तो अपना जो जी है वो क्या होता है सर? वो जी माइनस का ए होता है। बट वो ए मंदन से आ रही है, इसका मतलब ये होगा सर जी माइनस का ए होगा। तो मतलब सर जी प्लस का ए साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका जी प्लस का ए साइन थीटा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। 1 kg का कोई एक पिंड जो कि बर्फ की सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, अगर घर्षण के कारण 10 सेकंड में रुक जाता है तो घर्षण बल का मान क्या होगा? तो मेरे भाई याद रखना, जो घर्षण बल होता है, मानो कि अगर देखो ये अपने पास ये एक सतह है और इसके ऊपर कोई पिंड रखा है और ये इस जो वो डायरेक्शन में वो गति कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर जो लगने वाला जो घर्षण बल है वो हमेशा इस वो डायरेक्शन में ही लगेगा। यानी कि इस पर जो लगने वाला जो बल है इसके विपरीत ही वो जो लगने वाला बल है वो हमारे घर्षण बल के बराबर होगा। बट जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर मैं इस साइड में जो लगने वाला बल अगर निकाल दूं तो वो इसके बराबर होगा। तो इस साइड में लगने वाला बल कितना होगा सर? बल के लिए अपने पास एक ही फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। एम कितना है सर? एम अपने पास 1 है और ए के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है वी अपॉन टी। वी कितना सर? वी अपने पास है 2/10, तो 2/10 अपने पास होगा 0.2, तो अपने पास एफ बराबर होगा 1 गुणा 0.2, ये बराबर एफ बराबर 0.2। और सर ये हमारे पास माइनस में आएगा क्योंकि सर जो घर्षण बल होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो। किसी पिंड की जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी तथा चाल के बीच खींचा गया ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। बट मेरे भाई कंफ्यूज आपको नहीं होना है। वो देखो आपका एक जमाना था जिसमें हमसे केवल इतना ही पूछता कि जो अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी और जो वेग का स्क्वायर में कैसे ग्राफ मिलेगा, तो आप आराम से बता सकते थे कि सर जो ग्राफ होगा वो हमारे पास सरल है। क्या होगा? क्योंकि सर ई बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से सर ई समानुपाती होगा वी स्क्वायर। बट अभी हमसे ग्राफ ई और वी स्क्वायर में हमसे नहीं पूछा। अभी जो ग्राफ है वो हमसे ई और वी में पूछा। इसका मतलब ये होगा सर वो इधर अपने पास ई होगा, अगर इधर वी आ रहा है सर जो ये ग्राफ होगा वो अपने पास एक परवलयाकार होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर जो अपने पास परवलयाकार का समीकरण क्या होता है सर? वो आप सभी को पता है सर, वाई बराबर होता है 4x स्क्वायर। यानी कि सर अगर देखो वाई बराबर होता है 4
ए 4 होगा 4x स्क्वायर, यानी कि y समानुपाती x स्क्वायर हो गया ना, तो इस हिसाब से e समानुपाती हो गया v स्क्वायर, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक जो अपने पास चक्कर है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसका संपूर्ण जो मास है वो उसके केंद्र, उसके परिधि पर केंद्रित होता है। क्योंकि देखो जो एक चक्कर है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसका जो मास, संपूर्ण मास है वो उसके द्रव्यमान यानी कि जो उसकी जो परिधि है उसके ऊपर केंद्रित होता है। तो इसका कारण क्या है भाई? इसका सीधा सा एक कारण है कि उसका जो अपने पास इनर्शिया होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्व आघूर्ण, वो उसको बढ़ा सके। तो भाई इसका बेसिक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो भाई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। हाँ एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट आई कैन एक्सप्लेन यू हियर, बट आई डो नॉट हैव सो मच टाइम, मेरे पास टाइम नहीं, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन बिकॉज इट इज ए मॉक टेस्ट नॉट योर क्लास। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो। अगला क्वेश्चन देखो, जो अपने पास मून एंड कोड़ा होते हैं वहां पर अपने पास वायुमंडल नहीं होता, इसके पीछे का कारण है भाई। जो मून एंड कोड़ा, मेरे को बताओ भाई, जो ये वायुमंडल होता है ये किसकी वजह से होता है? अपने जो पृथ्वी के ऊपर जो इन्वायरमेंट है ये किसकी वजह से है भाई? जो अपनी पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंट है ये भाई जो गैस होता है, देखो गैस का मतलब होगा कि मानो जो अपने पास इन्वायरमेंट है इसके अंदर मानो N2 गैस है, O2 गैस है, O2 गैस है, CO2 गैस है, नहीं ये जो अपने पास जो ये गैस है N2 O2 CO2, इस प्रकार जो ये गैस है इनका मिश्रण से ही अपने पास इन्वायरमेंट बनता है। अगर कल को जो ये अणु है, अगर इनका वेग मानो, अगर अपनी पृथ्वी इसके ऊपर अगर इसका वेग अगर v है, तो मानो कि अगर ये पृथ्वी के ऊपर अगर इसका वेग v है वो ve के बराबर हो जाए, यानी जो ये वेग है ये एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो भाई ये कण है ये पृथ्वी के जो एनवायरमेंट है उससे बाहर निकल जाएगी। यानी कि कण है मतलब ये होगा कि ये कण है ये पृथ्वी की सतह के ऊपर मौजूद नहीं होंगे, इसकी वजह से यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो भाई यही कारण होता है कि जो चंद्रमा की सतह के ऊपर इन्वायरमेंट एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि सर वहां पर जो गैसों के अणु है तो उनका VRMS की जो मान होता है वो सर एस्केप वेलोसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी तार की एक जो लंबाई वो L है, इसकी जो रेडियस है वो R है, अगर प्रतिबल का, अगर उसको तोड़ने के लिए जो प्रतिबल है वो 5 है, तो अगर उसी पदार्थ की लंबाई हो 2L लंबाई का, अगर उसकी रेडियस अगर 2R हो, तो जो तोड़ने के लिए जो आवश्यक प्रतिबल है वो किस हिसाब से होगा? तो भाई मैंने कल आपको बताया था, ये सेम यही क्वेश्चन मेरे पास था, तो भाई उसमें आप आराम से बता सकते हैं सर F समानुपाती R स्क्वायर होगा। अगर हमने R का मान अगर 2 स्क्वायर 2 गुना किया, सर F का मान 4 गुना हो जाएगा। तो सर पहले कितना था? पहले अपने पास 5 था, तो अभी 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी साबुन के घोल का पृष्ठ जो अपने पास ST का मान अपने पास है 2 × 10 की पावर 2 मतलब -2, अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस का बुलबुला बनाने के लिए क्या कार्य का मान कितना हो? अगर हम साबुन के घोल से अगर उसका एक बुलबुला बना रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास 8 पाई R स्क्वायर × T। 8 का मान 8 पाई R स्क्वायर, R का मान कितना सर? R का मान अपने पास है 2 सेंटीमीटर, सर 2 का स्क्वायर होगा 4, बट एक्चुअली हमें जो इसकी वैल्यू वो हमें चाहिए मीटर में। तो सर अगर मैं 10 की पावर -2 का अगर स्क्वायर करता हूँ सर 10 की पावर -4 होगा। T का मान कितना सर? T का मान अपने पास 2 × 10 की पावर -2, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सर 4 दूनी 8 8 64 पाई गुणा होगा 10 की पावर -6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से बनी हुई दो जो अपने पास लिक्विड की एक प्रकार से वो है, तो इसके ऊपर जो समान गहराई पर लिखी जाती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर से इसका एरिया है, यानी कि इस प्रकार से बनी हुई दो अपने पास एयर बबल हैं, तो अगर हम समान एक गहराई पर रखते हैं तो इनके ऊपर लगने वाला दाब का मान कितना होगा? मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में आपसे ये मतलब कि ये कतई नहीं पूछा है कि उनके दाबांतर का मान कितना होगा। दाब के अगर अंतर पूछते तो आप आराम से बता सकते हैं, P बराबर 40/R होता है। बट मेरे भाई यहाँ पर आपको दाबांतर नहीं पूछा, आपको ये पूछा कि अगर जो ये सोप बबल है तो इसके ऊपर लगने वाला जो ये प्रेशर है ना इसका मान कितना होगा? तो मेरे को ये बताओ कि भाई किसी लिक्विड की, मानो अगर ये लिक्विड की अंदर कोई बाल्टी है और इसके ऊपर यहाँ पर अगर कोई एयर बबल रखा हुआ है या फिर कुछ भी रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो लगने वाला दाब है उसका मान क्या होता है? तो आप आराम से बता सकते हो सर P बराबर होता है ρGH। यानी कि इस फॉर्मूले से आप आराम से बता सकते हो कि सर जो ये दाब है वो अपना एक तो डेंसिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक जो गुरुत्व त्वरण होता है उस पर डिपेंड करता है, और सर एक उसकी गहराई पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया कि जो ये दो एयर बबल है इनको समान गहराई पर रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे भाई H कांस्टेंट, अगर H कांस्टेंट है, ρ कांस्टेंट है और G कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होगा सर ये इसका जो दाब है उसका मान कभी भी एरिया पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब होगा इसका आंसर आएगा 1/1/1। अगर कल को ये बोल देता कि अगर एक है वो H ऊंचाई पर और दूसरा H/2 है, तो आप आराम से बता सकते हैं सर जो आंसर आएगा वो 2:1 आएगा, क्योंकि सर उसकी केवल गहराई पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन ए सिंपल मैनर। इफ हियर इज आस्क्ड the difference of the pressure, so you can easily say its answer will be P is equal to 40/R, but it is not asked, it has just asked only pressure, not the pressure difference. Okay, so I can say okay। अगला क्वेश्चन देखो,
एक आदर्श तापमापी का मतलब कि एक आदर्श तापमापी है तो उसका कौन सा गुण उसके अंदर अच्छा होता है, यानी कि एक आदर्श तापमापी होता है उसमें मतलब उसमें किस प्रकार का गुण होना चाहिए। तो आप आराम से बता सकते हैं कि देखो तापमापी से आपका मतलब क्या होता है, तापमापी से आपका मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स टेम्परेचर, यानी एक प्रकार का उपकरण जो तापमान को मापता है, ठीक है ओके। तो अगर वो तापमान को माप रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि सर उसमें उससे हमें एग्जैक्ट तापमान की वो नीड होगी। तो अगर मानो कि अगर वो मानो अगर देखो मानो अगर ये मार्कर अगर मेरे पास तापमापी है, अगर मैं इससे अपना टेम्परेचर अगर मापता हूं तो मैं ये चाहूंगा कि इसका जो ये मेरे अंदर जो हीट है वो कम से कम एब्जॉर्ब करे, यानी कि इसकी जो उष्मा धारिता है उसका मान बहुत ही कम हो, यानी कि उस अगर हाई उष्मा अगर धारिता है इसका मतलब ये होगा कि ये अधिक से अधिक उष्मा का ग्रहण कर लेगा, यानी अगर मैं इसको अपने शरीर के पास लेके जाता हूं तो ये मेरे अंदर जो हीट है वो ये आराम से ऑब्जर्व कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे अंदर की हीट अगर इसने ऑब्जर्व कर ली तो इसने मेरा एक्यूरेट टेम्परेचर कैसे मापा। तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी जो उष्मा धारिता उसका मान अल्प हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया मेरे भाई। बहुत अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, इतनी एक्सप्लेनेशन अच्छी कहीं नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, इतनी बेसिक एक्सप्लेनेशन और इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी। चलो भाई लाइक जरूर करना मेरे भाई इतनी मेहनत के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, बंद पात्र में कुछ गैस है वो भरी हुई है, तो इस पात्र को मतलब हम हाई स्पीड से चलती हुई ट्रेन में पुट कर देते हैं तो इसका जो ताप है वो किस प्रकार से डिफरेंट होगा, या फिर इसका जो ताप है वो किस प्रकार से डिपेंड करेगा, या फिर इसका ताप है वो किस प्रकार से अलग होगा। तो मेरे भाई क्या मेरे को ये बताओ कि जो हाई स्पीड से चलती हुई ट्रेन है क्या उसका तापमान आपको दिया गया, क्या आपको ये बताया गया कि उसका तापमान अधिक होगा या फिर कम होगा। भाई जो तापमान है वो केवल तापमान पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बेसिक क्वेश्चन आराम से बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एक अपने पास एडिएबेटिक प्रोसेस है उसमें 273 डिग्री केल्विन का एक ताप पर एक गैस की हम एक जो अमाउंट है उसको मापते हैं, तो उसका अमाउंट है वो देखो जब वो 273 डिग्री केल्विन पर नापा जाता तो वो था अपने पास एक, बट अब उसका आयतन है वो सर 81 वो गुना हो चुका है। तो आपसे ये पूछा गया कि जो ये तापमान है वो कितना गुना हो जाएगा, फिर वो तापमान किस प्रकार से आएगा। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से बता सकते हैं, बेसिक सा फॉर्मूला होता है अपने पास टी वी की पावर गामा माइनस का 1 T1 जो ये होगा V1 बराबर गामा माइनस का 1 तो होगा T2 V2 की पावर गामा माइनस का 1। ठीक है, हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना T2। तो अपने पास T1 कितना सर, T1 अपने पास 273 इंटू ये होगा V1 अपॉन जो V2 अपने पास गामा माइनस का 1। ठीक है, तो इस हिसाब से 273 गुणा होगा अपने पास, ये अपने पास 1 हो गया और ये 1/81 हो गया, तो 81 की पावर गामा माइनस 1। अपने पास इसकी वैल्यू कितनी सर, जो अपने पास गामा इसकी वैल्यू अपने पास है कितनी सर, गामा अपने इसकी वैल्यू अपने पास है 1/81 गुणा इंटू 1.25 माइनस का 1। तो इस हिसाब से इसको मैं अगर कैंसिल आउट करूं तो अपने पास 0.25। अगर मैं जो 0.25 को अगर अच्छे से लिखूं तो 1/4 बोल सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 273 गुणा 100 जो 81 ये किसकी पावर 4 जो 4 होती है सर, 3 की पावर 4 होती है कैसे। ठीक है सर, ये होगा अपने पास 1/3 की पावर 4 की पावर 1/4। तो इससे 4 से ये 4 कैंसिल, तो 273/3 कितना सर, 9 एकम 9 गुणा 3। भाई ये जो 91 है ये अपने पास केल्विन है, बट अपने पास जो आंसर है सर वो अपने पास सेंटीग्रेड में है। तो भाई इस जो केल्विन को हमें सेंटीग्रेड में वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको किस प्रकार से चेंज करूंगा तो अपना आंसर होगा सर 200। देखो अगर मेरे को केल्विन में चेंज करना है तो मेरे को कुछ नहीं करना, 91 से मेरे को 273 को वो घटा देना है। अगर मैं घटाता हूँ तो माइनस का हो जाएगा 2 और ये होगा अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास होगा 6 और लगभग अपने पास 162 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, 162 नहीं 182 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, समान आकार की चांदी, तांबा, पीतल की एक लकड़ी की छड़ों पर कागज को लपेट अगर उसको ज्वाला में गर्म किया जाता है तो सबसे पहले कागज किस पर जलने लगेगा। मेरे भाई बेसिक सा क्वेश्चन है बट इसका बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर मानो ये मार्कर के ऊपर, अगर मैं कोई मार्कर है इसके ऊपर अगर मैं अखबार को लपेट कर इसको अगर आग के पास लेके जाता हूं तो मेरे स्टूडेंट अगर ये मार्कर है अपने पास, अगर ये मार्कर चालक प्रकृति का है तो जो ये इसको मिलने वाली जो हीट है वो इसको आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा। बट अगर कल को ये मार्कर अगर ऐसा पदार्थ का बना हुआ है जो उसमें का कुचालक है तो ये हीट को ऑब्जर्व नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो अपने पास जो हमने इसके ऊपर जो अखबार लपेटा है तो ये सारी हीट वो अखबार को मतलब कि अखबार के फायर लगाने में काम आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि सर जो लकड़ी है वो एक प्रकार से कुचालक पदार्थ से बनी होती है, इसलिए हमें अगर लकड़ी को ऊपर अगर अखबार लपेट कर जैसे आग के पास लेके जाएंगे तो अखबार जल्दी जलेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
हाँ, एक व्यक्ति के पास एक हाथ की वो घड़ी है और एक उसके पास अगर एक हाथ की घड़ी और एक पेंडुलम वाली घड़ी है, तो अगर वो उसको कुछ हाइट पर ले जाकर उसको अगर उसको छोड़ता है, मतलब अगर उसको वो मुक्त रूप से छोड़ता है, तो किस हिसाब से उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। तो भाई टाइम पीरियड आपको पता, अगर हाथ वाली घड़ी है यानी कि मतलब ये है कि उसमें स्प्रिंग पेंडुलम, मतलब वो स्प्रिंग घड़ी है, तो अगर वो स्प्रिंग वो घड़ी है तो सर टी बराबर होगा अपने पास 2 पाई रूट एम अपॉन के। तो क्या इसके अंदर जी आ रहा है सर? ये जी वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होगा सर जो जो हाथ वाली घड़ी है उसका जो टाइम पीरियड वो अपने पास नो चेंज होगा। बट अगर कल को मैं बात करूं सर, अगर वो पेंडुलम वाली घड़ी तो 2 पाई रूट एल अपॉन जी होगा। अगर वो नीचे की तरफ अगर वो मुक्त रूप से आ रही है तो सर का जीरो जी बराबर जीरो होगा। अगर जी बराबर जीरो होगा तो सर टी इनफाइनाइट होगा, यानी अगर वो उसका जो टाइम पीरियड है वो मतलब जो घड़ी है वो काम करना बंद कर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि पेंडुलम वाली घड़ी तो रुक जाएगी बट हाथ वाली घड़ी सामान्य रूप से चल जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक अपने पास ऑब्जर्वर है कि और आती हुई ट्रेन 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसके पास आ रही है। अगर दूसरी ट्रेन से 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर दूर जा रही हो तो अगर उसमें उत्पन्न होने वाली 300 हर्ट्ज की आवृत्ति अगर वो सीटी बजाती है तो उसमें उत्पन्न होने वाली विस्पंद की संख्या क्या होगी? इसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला होता है, विस्पंदों की संख्या बराबर होता है तो कुछ मान लो होगा डेल्टा एक्स बराबर होगा अपने पास 2v u बटा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इंटू अपने पास हो गया हर्ट्ज लिख दो या कुछ लिख दो यहाँ पर। देखो 2 इंटू वाई जो v होता है, जो देखो ये v होता है अपने पास ऑब्जर्वर की चाल, और जो कैपिटल v होता है ये होता है अपने पास जो साउंड होता है, साउंड की वेलोसिटी। जो साउंड की जो वेलोसिटी कितनी होती है सर? ये होती है 332 गुणा u कितना अपने पास 4 बट्टा 332 का स्क्वायर बट माइनस होगा 4 का स्क्वायर गुणा 300। अब इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक जो निश्चित जो अपने पास है परिपथ है उसमें एक भाग को वो दिखाया गया, तो दाईं ओर से आने वाली तार मतलब ये पूछा गया है, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि जो ये परिपथ है इससे जो बहने वाली जो कुल धारा होगी उसका मान कितना हो। तो मेरे को मैं बताओ कि भाई जो ये क्वेश्चन है इसमें कौन सा लो लगेगा? इसमें जो अपने पास होता है किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो इसमें काम करेगा। तो भाई अगर किरचॉफ का फर्स्ट नियम अगर काम करेगा तो इसमें इसने क्या बोला? इसने ये बोला है कि जो आने वाली जो धाराएं उसको तो प्लस में लिया जाएगा और जो जाने वाली है उसको माइनस में लिया जाएगा। तो इस हिसाब से बोल सकते हो कि सर यहाँ पर जो 2 3 और 4 और 2, यानी देखो ये 2 है, इधर से ये 2, इधर से ये 3, इधर से ये 4 और इधर से ये 2, इतनी है ये तो आ रही है। यानी देखो 2 3 5 4 9 2 11 है नहीं, जो ये अपने पास 11 एम्पियर ये तो आ रहा है। बट उसके अलावा जो 1 एम्पियर और जो ये 2 एम्पियर ये इसको छोड़कर जा रहा है। इसका मतलब ये होगा सर 11 माइनस 3, ऑप्शन नंबर आपका 8 एम्पियर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। कितने समय में 2 एम्पियर की धारा को 1 लीटर S2 जमा होगा? तो भाई इसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला होता है, अपने पास होता है m बराबर ZIT। एम कितना सर? एम अपने पास है 0.09 गुणा 0.09 बराबर अपने पास होगा अपने पास कितना सर? जो ये अपने पास मतलब Z है इसका होगा 1 गुणा होगा 10 की पावर माइनस का 8 गुणा I का मान कितना? I का मान अपने पास है 5 गुणा T का मान आपको निकालना। भाई इसको जो सोल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना भाई, इसमें आप आराम से इसकी जो वैल्यू वगैरह इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपका आंसर अगर ऑप्शन में ना मिले तो भाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा वो सही होगा। तो भाई अगर आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं पता तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो कि m बराबर ZIT होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक आवेशित कण को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर प्रेक्षित किया जाता है, इसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करेगा? भाई ये क्वेश्चन मैं आपके लिए जो अपने पास था ना परसों वाला मॉक टेस्ट था उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया था। ठीक है, या फिर हो सकता है कि जो अपने पास कल वाला जो मॉक टेस्ट था उसमें था आपके लिए, तो एज इट इज क्वेश्चन है। तो भाई देखो इसका क्या मतलब क्या समझ लो, अगर मैं क्वेश्चन आपके लिए 2 बार लेके आ रहा हूँ तो भाई इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अब से ये पूछा गया है कि सर जो अपने पास एरिया वो किसी समानुपाती होगा? तो भाई आर कितना सर? आर होता है MV अपॉन QB। ठीक है, ओके, MV अपॉन QB। पर एक्चुअली जो एम होता है भाई ये पी होता है, जो पी अपॉन क्यू भी होगा। ठीक है, अब जो पी होता है आर बराबर होगा अपने पास √2 MEK। ठीक है, बट भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एमवी की वैल्यू पी पुट कर दी और पी की वैल्यू मैंने जो इसकी जो होती है अपने पास ए के उसमें मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब ए कितना आंसर? ए होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई इंटू आर, आर का मान कितना? आर का मान होगा 2MEK अपॉन QB का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो भाई अब यहाँ से ये बता सकते सर ए समानुपाती होगा गतिज ऊर्जा के। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक लघु चुंबक के एक्स पर अगर एक्स दूरी पर अगर उसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता वो 9 है, अगर उसके निरक्ष पर एक्स बाय दूरी पर कितनी होगी? तो भाई आप आराम से बता सकते हो। अगर एक्स पर देखो भाई, अगर देखो एक्स
जो दूरी है उसके ऊपर 9 है। बट अगर वो x पर देखो, अगर x/2 पर पूछता तो आपका आंसर होता 9 गुणा 8। क्यों? क्योंकि सर अगर ये दूरी अगर 1/2 हो रही है तो सर वो अपने पास 1/2 का क्यूब पड़ेगी, ठीक है। तो 9 × 72 होगा। बट आपसे ये x पर नहीं पूछा, अगर x पर पूछा तो आपका आंसर 72 होता, बट आपसे पूछा गया निरक्ष पर, तो भाई आप आराम से बता सकते हो कि जो x का जो ये होता है सर 1/2 होता है, यानी 72/2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 36। भाई देखो इस फॉर्मूले को मैंने क्या किया है, देखो आप आराम से बता सकते हो सर x पर अगर x दूरी पर अगर 9 है तो x/2 पर 9 गुणा 8 होगा, 9 गुणा 8 होगा 72। बट ये 72 अपने पास x पर है, बट हमसे अपने से पूछा गया निरक्ष पर, तो भाई जो होता है ये होता है निरक्ष, ये इसका आधा होता है, तो भाई 1/2 लगा दिया, आपका आंसर आएगा 36। अगला क्वेश्चन देखो, 0.1 मीटर रेडियस की तांबे की जो चकती है उसका केंद्रीय परितः 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तो चकती की रेडियस के अनुसार उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कितना होगा। भाई इसके लिए केवल एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, आप आराम से बता सकते हो, 1/2 B⍵r², 1/2 B⍵r² वाला फॉर्मूला आराम से रखकर इसमें पुट कर सकते हो, 1/2 गुणा B। भाई अगर ये क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस वाला ना होगा, अगर ये थ्योरी वाली होती तो भाई इन क्वेश्चनों में इतने बेसिक से आपको समझाता कि भाई आपकी नैया पार हो जाती। बट भाई अकॉर्डिंग टू टाइम आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन ए फॉर्मल मैनर। ओके, 1/2 बी की वैल्यू कितना सर, बी की वैल्यू अपने पास है 0.1। ओमेगा की वैल्यू कितनी सर, ओमेगा की वैल्यू नहीं है अपने पास, एफ की वैल्यू, क्योंकि अगर ओमेगा की वैल्यू होता सर वो अपने पास होता रेडियन प्रति सेकंड में होता, बट अपने पास ये चक्कर प्रति सेकंड है। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो चक्कर प्रति सेकंड होता है ये अपने पास जो अपने पास होता है ये अपने पास एफ की वैल्यू होती है। तो सर ओमेगा होगा 2πf × r²। आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू अपने पास 0.1, तो होगा 0.1 का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 1/2 गुणा 0.1 गुणा 2πf। सर ये चक्कर कितने, सर चक्कर अपने पास 10 प्रति मिनट है क्या, हाँ नहीं वो अपने पास प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा 0.01। ओके, आगे अगर इसको सोल्व करता हूँ सर अपने पास होगा पाई, मतलब सर ऊपर होगा पाई है, और ये होगा अपने पास होगा 10। तो भाई देखो इसको अगर मैं इससे कैंसिल करूँ सर, पाई/10 हो गया ना, देखो जस्ट वेट, इसे कैंसिल हो गया। ओके, तो आपका आंसर आएगा भाई लगभग पाई/10, क्योंकि सर ये अपने पास आएगा भाई पाई/100 आना चाहिए यार। जस्ट वेट, 1/2 B⍵r², तो बी अपने ओमेगा होगा अपने पास लगभग 10 चक्कर प्रति सेकंड होगा 0.1। तो भाई इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप आराम से बता सकते हो सर भाई इस फॉर्मूले का आंसर आएगा पाई/100, नहीं कि पाई/10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में थोड़ा सा वो करेक्शन कर लेना, पाई/100 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, RCLR परिपथ में R बराबर अपने पास 100 ओम है, अगर उसका शक्ति गुणांक 1/2 है तो इस हिसाब से ऐसी परिपथ द्वारा दी जाने वाली सप्लाई में L का मान क्या होगा। L का मान पूछा, तो भाई L का मान हम वैसे तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला आराम से बता सकते हैं, पर एक फॉर्मूला होता है अपने पास tan phi बराबर होता है XL/R, ठीक है। अब दो भाई ये फाई अपने पास होता है फेज डिफरेंस, तो भाई कोस अपने पास जो कोस पाई है इसकी वैल्यू अपने पास 1/2 दी है, यहाँ से पाई होगा अपने पास पाई/3। तो भाई जो ये tan π/3 की वैल्यू कितने सारे होती है, √3, तो √3 x नहीं भाई ओमेगा एल होता है यहाँ पर, ठीक है। ओमेगा एल होगा भाई, एक्स लिख दे, ओमेगा लिख दे, कोई बात नहीं। अब ओमेगा का मान कितना सर, ओमेगा का मान अपने पास नहीं है, तो भाई ओमेगा का वैल्यू आप आराम से पुट कर सकते हो, होगा 2π/T है क्या, 2π ने भाई अपने पास एल की वैल्यू नहीं है अपने पास, ओमेगा शक्ति गुणा हो गया भाई सबसे भाई 2π ओमेगा हो गया अपने पास, ओमेगा × एल की वैल्यू निकालनी है तो भाई एल यहाँ पर पुट कर लो, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू अपने पास 100 है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हो गया LR परिपथ हो गया अपने पास, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपने पास 100 हो गया यहाँ पर, और ये होगा अपने पास शक्ति गुणा से 1/2 से अपने पास आ गया, ये अपने पास हो गया √3 ओमेगा एल। ओमेगा वैल्यू अपने पास है नहीं भाई, ओमेगा LR परिपथ में 100 शक्ति गुणांक इस हिसाब से ये है और सप्लाई करने वाला है, तो भाई L की वैल्यू यहाँ पर हम निकालते हैं। तो भाई इसको ओमेगा रखो मेरे दोस्त, इसको अगर आप एक बार ओमेगा रखते हो तो भाई ये होगा अपने पास 100 √3/ओमेगा, ठीक है। तो 100 √3/ओमेगा, या फिर भाई 100 √3/ओमेगा। तो भाई अगर आप इसको सोल्व करते हो आगे, तो भाई इसमें या तो आपके पास इसका जो टाइम पीरियड वो दिया गया होगा भाई, याद देखो, या तो भाई अगर आप इसको अगर आगे सॉल्व करते हो भाई, ये साफ जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़े से अपने पास मिसिंग है। इसमें आपको जो टाइम पीरियड वो t=50 सेकंड दिया गया होगा। अगर t=50 सेकंड नहीं है, या अगर t बराबर नहीं है तो आपकी जो आवृत्ति है वो 50 सेकंड दी गई होगी। अगर आवृत्ति 50 सेकंड अपने पास आती है सर 2πf, एफ की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 50 पुट करें सर, इसे कैंसिल होगा तो √3/पाई आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगर अपने पास एफ की वैल्यू 50 दी गई होती तब आपका आंसर ये आता, बट अगर एफ की वैल्यू 50 नहीं है तो आपका आंसर आएगा 100 √3/ओमेगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो,
किसी प्रकाश की विद्युत सेल में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल अगर इतनी है तो उसका जो अपने पास जो नी विभव या फिर उसका जो अपने पास निरोधी विभव उसका मान क्या हो। भाई मेरे को ये बताओ कि जो अपने पास ये विरोधी विभव होता है, जो अपना निरोधी विभव है, किसका मापक होता है। मैं आपको भाई क्लास के स्टार्टिंग में या फिर बहुत पहले मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कि जो अपने निरोधी विभव होता है ये गतिज ऊर्जा का मापक होता है। यानी अगर अपने पास गतिज ऊर्जा आ जाए, अगर अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए, तो भाई उस काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा दूं तो वो अपने पास हो जाएगा V नॉट के बराबर होगा। अब भाई मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूं। काइनेटिक एनर्जी के मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1/2mv²। 1/2m कितना सर, अपने पास इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुणा 10⁻31 गुणा v² कितना सर, v² अपने पास है 4 गुणा 10⁸ का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो अपने पास होगा 16 गुणा 10⁻16। ठीक है, ओके। और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन का भाग लगाता हूं, देखो भाई अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मास का भाग लगाता हूं तो अगर इलेक्ट्रॉनिक आवेश का तो 1.6 गुणा 10⁻19, तो भाई इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका आज का फिजिक्स का प्रैक्टिस का वीडियो। तो भाई अगर आपको अच्छा लगे तो भाई वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। भाई सब कुछ आपके ऊपर। भाई अगर अच्छा लगे तो भाई सपोर्ट अवश्य करो मेरे दोस्त। इतनी बेहतरीन क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त आपको। अगर आपको रियल में अगर आपको सिलेक्शन से, अगर आप रियल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो भाई, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आपको वैसे अगर आपको नॉर्मल वाले क्वेश्चन चाहिए तो भाई वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक अवश्य करना, शेयर अवश्य करना, और भाई इसको जो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि भाई आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ऐसे मिलते रहेगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।